नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी की जो सीरीज चली आ रही है उसमें आज का अपना टॉपिक है विराम चिन्ह। पिछले टॉपिक में अपन ने जो है टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था भाषा और बोली वाला अपना चैप्टर पूरा हो गया था। लिंग वाला भी अपना चैप्टर पूरा हो गया है और अभिधा, लाक्षणा और व्यंजना जो शब्द शक्ति है वो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो कई सारे चैप्टर अपन ने अभी हिंदी के अंतर्गत देखे और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है विराम चिन्ह। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं और खासकर कि वो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको चिन्ह दिए रहते हैं और पूछा जाता है चिन्हों के नाम क्या है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि अगर ये बिंदु लगी हुई तो किस प्रकार का चिन्ह है, ऐसा पूछेगा तो इसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं और संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिस पर अपन बात करेंगे आज। तो अपन जो है स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और एक और बात बता देता हूं कि अगर आपने हमारे संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हिंदी की सीरीज चली आ रही है उसमें पूरी हिंदी आपको कवर करवाई जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देने वाला हूं। अब हमारे चैनल पर अभी तक तो हिंदी की सीरीज चली आ रही थी और भी काफ़ी सब्जेक्ट की सीरीज चली आ रही थी, तो अब जो है आपके लिए स्पेशल कंप्यूटर की सीरीज लेकर हम आए हैं। तो कंप्यूटर की सीरीज़ में विगत जो एग्ज़ामें होती हैं आपकी कई सारी, इसमें कंप्यूटर आता है और कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारा कंप्यूटर आपको जो है हमारे चैनल पर जो है कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैथ्स की क्लासेस बहुत जल्दी, कल या परसों से मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो आपके लिए बेहद जो है इम्पोर्टेंट सूचना थी जो मैंने आप लोगों को देना चाहता था। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बने रहना मेरे साथ में और सारी हिंदी कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बने रहो। देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो ये लिखा हुआ है विराम चिन्ह। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। देखो, विराम का मतलब होता है आपका रुकना। विराम मतलब कि रुकना या ठहराव। अब भाषा के प्रयोग में हम कभी बोलते समय और लिखते समय क्या करते हैं कि थोड़ा रुकते हैं या फिर ज़्यादा रुकते हैं। ठीक है, या फिर हम प्रश्न करते हैं या फिर हम क्या करते हैं कि जो है हम किसी को निर्देश देते हैं। तो ऐसे विभिन्न परिस्थितियां हैं, हम अधिक रुकेंगे या कम रुकेंगे या प्रश्न करेंगे या आदेश देंगे या आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो भाषा का सौंदर्य ही कुछ ऐसा है। तो इन परिस्थितियों को प्रकट करने के लिए ही क्या किया गया है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, और विराम चिन्हों की उपयोगिता क्यों हुई ये आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अब विराम चिन्हों की उपयोगिता इसलिए हुई कि क्योंकि विराम चिन्हों का अगर सही से प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ निकलेगा। किस तरीके से निकलेगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मैं एक सेंटेंस आपसे बोलता हूं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे कि रोको मत, जाने दो। अगर मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि रोको मत, जाने दो। तो अपन सीधा सीधा इसका भावार्थ ये निकालेंगे कि भाई उसको रोको मत, उसको सिर्फ जाने ही दो। ठीक है, अब ये अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से जो है इसको लिखता हूं, रोको मत, जाने दो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये जो है आपका, अगर मैंने यहां पर कोमा लगा दिया है तो इसका मतलब अलग हो गया है। देखो यहां पर तो क्या लिखा है, रोको मत जाने दो, सीधा सीधा सेंटेंस है। और यहां पर मैंने लिखा हुआ रोको मत जाने दो। तो यहां पर है, यहां पर रुकने की बात कही जा रही है और यहां पर जाने की बात कही जा रही है कि भाई जाने दो उसको। तो ये आपके विराम चिन्हों की उपयोगिता है। ठीक है, जिसमें भाषा से अर्थ का अनर्थ ना हो, इसलिए इन सभी चीजों की यहाँ पर उपयोगिता देखने को मिलती है। तो देखो, हमारे हिंदी के जो व्याकरणाचार्य हैं और हिंदी पढ़ने वाले व्यक्तियों को कोई भी व्यक्ति हो, इनके नाम से अछूता नहीं है। ये बहुत ही फेमस आचार्य हैं हिंदी के, कामता प्रसाद गुरु जी। अब कामता प्रसाद गुरु ने ये कहा है कि भाई हिंदी के अंतर्गत 20 तरीके के विराम चिन्ह होते हैं। कितने तरीके के? 20 प्रकार के विराम चिन्ह हो सकते हैं, होते ही हैं, हो क्या सकते हैं। देखो, और सबसे मेन बात ये है कि ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बना हुआ है, पहले पूछा गया है। हो सकता है आने वाली एग्जामों में ये पूछा जाए कि भाई जो है आपका कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। तो हम ये बता सकते हैं कि 20 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। तो अपन एक एक करके सविस्तार तरीके से अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पर मैं बात करता हूं आपको। ठीक है, नंबर 1 पर आता है आपका पूर्ण विराम। और इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरीके का होता है। अब आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो होता है आपका चिन्ह पूर्ण विराम, इसको हम पाई भी कहते हैं।
अब अगर मैं इसके नीचे एक बिंदी लगा दूं कुछ इस तरीके का, तो मैथ्स में इसको कहते हैं फैक्टोरियल और हिंदी में इसको कहते हैं विस्मयावधिक चिन्ह। तो इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो एक ये समझ लो कि ये जो सीधा सीधा जो डंडा दिख रहा है पाई, ये है आपका पूर्ण विराम, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि इसका जो प्रयोग है ना, अब जैसे अपन बात करें पूर्ण विराम है और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप कहते हैं ये बिंदी इस तरीके की हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस, जब कोई सेंटेंस पूर्ण होता है, इंग्लिश में भी क्या होता है कि कोई सेंटेंस पूर्ण होता है तो उसके बाद क्या करते हैं कि भाई फुल स्टॉप लगाते हैं। वैसे ही हमारे हिंदी के अंतर्गत जब कोई वाक्य को पूर्णता तरीके से प्रकट किया जाता है और वह वाक्य जब समाप्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके पीछे पूर्ण विराम लगाया जाता है। अब ये पूर्ण विराम आपका एक वाक्य से दूसरे वाक्य को पृथक करने के लिए भी, पृथक जब करते हैं तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। साधारण, मिश्रित और संयुक्त वाक्य जो रहते हैं वो तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि सीधा सीधा मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई किसी वाक्य के अंत में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसके एग्जांपल बताता हूं मैं, सीधी सीधी बात आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया है ना। देखो अब इसमें क्या है कि देखो जैसे कि राम खाना खाता है, इसके बाद हमने पूर्ण विराम लगा दिया। मतलब कि ये सेंटेंस पूर्णता क्या है कि ये पूर्ण भावार्थ को प्रकट कर रहा है ना। लास्ट में क्या किया है हमने, इसको पूर्ण विराम इसमें लगा दिया है। दूसरे नंबर की अगर अपन बात करते हैं, देखो ना, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि राम पढ़ता तो है लेकिन जो है उत्तीर्ण नहीं होता, तो अब देखो यहां पर भी अगर मैंने जो सेंटेंस लिखा है जैसे राम पढ़ता है लेकिन उत्तीर्ण नहीं होता, तो यहां पर सीधी सीधी कहने की बात है कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, इसमें भी लास्ट में जो भावार्थ प्रकट कर रहा है वो पूर्णता का ही प्रकट कर रहा है, लेकिन जो है उत्तीर्ण नहीं होता। तो इसमें भी मैंने लास्ट में क्या किया है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया हुआ है। तो ये तो क्या था, आपका पूर्ण विराम था। आई बात समझ में। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले चिन्ह के ऊपर। देखो नंबर 2 पर अपन बात करते हैं अल्प विराम की। देखो अल्प विराम क्या था, अल्प विराम का मतलब होता है कि थोड़ा सा रुकना या ठहराव, ठीक है। अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो होता है आपका कॉमा, इस तरीके का चिन्ह होता है, ठीक है। अब अल्प विराम जो है उसका काम क्या होता है कि देख किसी शब्दों पर जोर देना या एक ही प्रकार के समान जो शब्द होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। एक ही जो शब्द होते हैं, शब्दों पर जोर देने के लिए एक ही प्रकार के जो समान शब्द होते हैं उनको अलग करने के लिए एवं एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। देखो किस तरीके से प्रयोग किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। अब देखो मैंने क्या कहा था कि भाई एक समान शब्द होंगे या किसी शब्द पर जोर दिया जा रहा होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिखूं, राम ने अमरूद, आम, केले खाए, ठीक है। अब देखो एक समान शब्दों से क्या मतलब मैंने बताया था कि देखो राम ने आम, अमरूद और केले, देखो अमरूद, आम, केले खाए। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये एक समान फल है, फलों की बात करें तो ये फलों की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो एक समान शब्द हैं, तो जैसे कि आम भी खाए हैं, अमरूद भी खाए हैं और केले भी खाए हैं। तो यहाँ पर एक समान शब्दों को अलग करने के लिए या शब्दों पर जोर देने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक योजक चिन्ह लगा दूं, योजक चिन्ह नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, एक अवयव लगा दूं, और लगा दूं, और देखो अमरूद, आम और केले खाए, है ना, अमरूद, आम और केले खाए। तो यहां पर क्या है कि जोर दिया जा रहा है, और केले खाए। आई बात समझ में। तो मैंने आपसे क्या कहा था
कि एक समान शब्दों को अलग करेगा और शब्दों पर जोर देगा, और दो वाक्यों को अलग करने का भी काम करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो जैसे कि दो वाक्यों को किस तरीके से अलग करेगा, जैसे कि हवा चली, पानी गिरा और ओले गिरे। आई बात समझ में? अब देखो हवा चली एक, पानी गिरा दो, और यहां पर जो है आपका अवयव आ गया। अगर हम अवयव नहीं लगाएंगे तो यहां पर अल्पविराम हम लगा सकते हैं। आई बात समझ में? यहां पर क्या लगा सकते हैं हम? अल्पविराम लगा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि भाई सेंटेंस को अलग करने का काम कर सकते हैं, किसी एक समान शब्द पर जोर देने का काम कर सकते हैं अल्पविराम। आई बात समझ में? तो यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, एक तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो चिन्ह है इसका नाम पूछ सकता है कि ये इस चिन्ह का नाम क्या है। तो इस चिन्ह का क्या नाम है? अल्पविराम है। और इसका प्रयोग क्या किया जाता है कि भाई जो है समान शब्द जो होते हैं आपके, उस पर जोर देने के लिए, उनको अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, अल्पविराम के ऊपर एक बिंदी लगा दो, इस तरीके का चिन्ह होता है। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये चिन्ह दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सा चिन्ह है, अर्धविराम है, अल्पविराम है, हंसपद चिन्ह है या लाघव चिन्ह है। ये इस तरीके के चिन्ह आपसे लोगों से पूछा जाएगा। अब देखो इसका कार्य क्या होता है, देखो आप सोचना कि जो अर्धविराम है, तो अर्धविराम का प्रयोग जो है आपके अल्पविराम से थोड़ा सा ज्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम। आई बात समझ में? अर्धविराम का देखो, विराम का मतलब तो होता है आपका क्या, रुकना। अब अर्धविराम का क्या मतलब होता है कि अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा विराम और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम विराम के जो बीच की जो चीज है वह आपकी क्या कहलाती है? अर्धविराम कहलाती है। अब इसका प्रयोग कहां किया जाएगा? इसका प्रयोग जो है एक वाक्य का भावार्थ जब दूसरे में निहित होगा, एक वाक्य का भावार्थ जब दूसरे में निहित होगा, उससे जुड़ा होगा, तब अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अब किस तरीके से किया जाता है, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं। देखो जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, मोहिनी बहुत अच्छा नृत्य करती है। ठीक है, यह उसके गुरु कहते हैं। अब देखो यहां पर दो सेंटेंस लिखे हुए और मैंने क्या कहा था कि एक जो सेंटेंस है आपका उसका भाव दूसरे में निहित होगा। अब देखो अगर मोहिनी बहुत अच्छा डांस करती है तो ये उसके गुरु कहते हैं, तो उसके गुरु का कहना है ये, है ना, उसके गुरु क्या कहते हैं कि मोहिनी बहुत अच्छा डांस करती है। तो ये दोनों को जो है जो वाक्य हैं, तो उन दोनों का वाक्यों का भावार्थ एक दूसरे में निहित है। आई बात समझ में? और यहां पर देखो कौन से चिन्ह का प्रयोग किया है, जो है आपके अर्धविराम का प्रयोग अपन ने किया है। ठीक है, जैसे कि मैं कैमरे के इस तरफ हूं और कैमरे के आप उस तरफ हो। आई बात समझ में? मैं यहां से कहता हूं कि आप बहुत अच्छे जो है विद्यार्थी हो, ऐसा आपका टीचर कहता है या मैं कहता हूं। तो यहां पर भी एक जो सेंटेंस है आपके दूसरे वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों में भाव निहित है। ठीक है, तो अर्धविराम ये था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट के। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट की हम बात करते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बेहद सरल है। इसका जो चिन्ह होता है कुछ इस तरीके का होता है, इसको भी वाक्य के अंत में लगाते हैं, लेकिन जब कोई प्रश्नवाचक वाक्य हमें बनाना हो या किसी से प्रश्न करना हो। ठीक है, तो हिंदी में प्रश्नवाचक जो चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दूं कि क्या आपने खाना खाया। और इसकी ये खासियत है कि जब भी ये चिन्ह आपको हमेशा वाक्य के अंत में भी मिल सकता है, और ये जो प्रश्न है, ये जो वाक्य है, ये हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। ये प्रश्नवाचक वाक्य तभी बनेगा जब इसके पीछे ये चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा।
हमेशा इसके पीछे ये चिन्ह आपको देखने को ही मिलेगा। जब आपसे कोई प्रश्न किया जाएगा तो ये चिन्ह आपसे हमेशा हिंदी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि क्या राम घर पहुंचा या नहीं, तो यहां पर भी क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक। अपन चलते नेक्स्ट वाले के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा उद्धरण चिन्ह। अब उद्धरण चिन्ह जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका इकहरा, एक होता है दोहरा। दोहरा ये वाला होता है और इकहरा ये वाला होता है। आई बात समझ में। अब इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जब किसी वाक्य को सशब्द कहा जाता है, सटीक कहा जाता है, जैसा कहा गया वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि जब किसी कथन या वाक्य को ज्यों का त्यों कहना हो या लिखना हो, तब हम इसे जो है आपके किसका प्रयोग करेंगे, ये वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में। देखो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो किसी भी वाक्य को जैसा कि तैसा लिखना हो या बोलना हो तब इसका हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, है ना, एक एग्जांपल में देखा हूं। देखो किस तरीके से अपन इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि महावीर ने कहा, जैसे कि महावीर ने यह कहा है कि अहिंसा परमो धर्मा। तो ये जो महावीर का जो कथन है ये एज इट इज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये कथन सशब्द लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उद्धरण चिन्ह के दोहरे रूप का हम प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कहूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आई बात समझ में। तो ये जो कोट करने वाली चीज़ है, ये जो सेंटेंस जो सशब्द लिखे जाते हैं शब्द, तो सशब्द और सटीक शब्दों को लिखे जाने के लिए क्या किया जाता है, आपका ज्यों का त्यों लिखे जाने के लिए, बोलने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी की अगर मैं बात करूं तो उन्हें करो या मरो का नारा दिया, तो ये भी उनका एक नारा है। इसको भी अगर हमको लिखना है तो हम कोट करके लिखेंगे। आई बात समझ में। तो दोहरा जो आपका उद्धरण चिन्ह होता है किस लिए प्रयोग होता है, सशब्द ज्यों का त्यों किसी वाक्य को उल्लेखित करने के लिए, पढ़ने के लिए या लिखने के लिए इस चीज का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में। अब अपन इकहरे की बात चलते हैं। इकहरे वाले में क्या होता है कि जब किसी भी कवि का उपनाम हो या किसी भी व्यक्ति का उपनाम हो, कोई पत्रिका हो, कोई पुस्तक हो या कोई लेख हो या कविता का शीर्षक उल्लेखित करना हो। आई बात समझ में। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो किसी भी कवि का अगर कोई उपनाम हो, कोई पुस्तक हो, कोई लेख या कविता का शीर्षक हो, है ना, कोई ग्रंथ हो, तो उसे उस शीर्षक को कोट करने के लिए हम क्या करते हैं, इकहरे क्या करते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह का हम यूज करते हैं। अब देखो किस तरीके से यूज करते हैं, है ना। हम किसी का उपनाम कर सकते हैं, कवि का जो उपनाम होता है देखो, या कोई शीर्षक होता है। जैसे कि अपन बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो हम जब दिनकर की बात करते हैं तो हम रामधारी सिंह दिनकर का पूरा नाम नहीं लेते हैं, कभी कभी उनका उपनाम भी कोट करते हैं, दिनकर। अधिकतर आपने देखा होगा हम दिनकर कहते हैं। और जो है अब इसमें देखो अगर अपन बात करें रामधारी सिंह दिनकर में, मैंने क्या किया है, दिनकर में आपको इन्वर्टेड कोमा, कौन सा, इकहरा प्रयोग करना। रामधारी सिंह दिनकर छायावादी कवि थे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर छायावादी कवि थे। तो यहां पर कवि का उपनाम क्या हो गया, दिनकर। तो यहां पर क्या किया गया, मैंने जो है इकहरे वाले उद्धरण ऋण का प्रयोग किया। जैसे कि अगर अपन बात करें, जैसे कि रामचरितमानस के लेखक राम
रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। अब देखो किसी पुस्तक को कोट करना है तो अपन क्या करेंगे, एक एरे वाले का यूज करेंगे, है ना। और जब हमें क्या करना है कि जो क्या तो कोई सेंटेंस लिखना है, ठीक है, सशब्द लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है दोहरे वाले से जो है यूज करेंगे। और किसी पुस्तक का, किसी ग्रंथ का, देखो जैसे रामचरितमानस की बात करी तो यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, जबकि हमने दिनकर के उपनाम की बात करी तो हमने क्या किया, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में। जैसे कि अगर अपन ने बात की थी यहाँ पर दिनकर की, तो दिनकर का उपनाम है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और रामचरितमानस भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। लेकिन जब ज्यों का त्यों लिखना हो, सशब्द लिखना हो, तो दोहरे वाले की अपन यहाँ पर दोहरे वाले को अपन यूज करेंगे। आई बात समझे, ये था आपका उद्धरण वाला चिन्ह। चलो अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन क्या देखना है हमको, इसका नेक्स्ट वाला, है ना। अब देखो अपन नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं। देखो उसके बाद आता है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो होता है उसका जो आपका साइन होता है कुछ इस तरीके का होता है। क्या होता है, कुछ इस तरीके का। अब योजक जो चिन्ह है आपका, योजक चिन्ह किसी भी दो शब्दों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसके अंतर्गत तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास की शब्दावली आती है। आई बात समझ में। जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति कुछ इस तरीके से लिखाई देता है आपको कहीं कहीं। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा देता है पाप पुण्य, है ना, जैसे कि दाल रोटी, है ना। तो इस तरीके के जो आपके शब्द होंगे उनके बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उनको अलग करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं अपन। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको कहते हैं अपन लाघव चिन्ह। क्या कहते हैं अपन, लाघव चिन्ह। और इसका जो साइन होता है कुछ इस तरीके का होता है। किस तरीके का होता है, एक बिंदु बनी होती है, फुल स्टॉप मत लगा देना, फुल स्टॉप अलग होता है, और ये वाली जो चिन्ह होती है ये अलग चिन्ह होता है। ठीक है, देखो इसका जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बड़े शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से, देखो आप है ना दिन में कई कई बार जब लिखते पढ़ते होंगे तो इस चिन्ह का प्रयोग करते होंगे, लेकिन शायद इससे अनजान भी होंगे। इसके नाम से आप मैं बता सकता हूं कि आप अनजान होंगे, है ना। किस तरीके से अनजान होंगे, देखो मैं आपको सटीक एग्जाम्पल, आप इसका प्रयोग कर रहे होंगे, 100% कर रहे होंगे, लेकिन आप इसके नाम से अनजान होंगे। देखो जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं जब हम डॉक्टर लिखते हैं, आपने डॉक्टर कई जगह ऐसा इस तरीके से लिखा हुआ देखा होगा। इसके आगे क्या करते हैं, ये जो बिंदी लगाते हैं। जैसे कि प्रोफेसर की बात करें अपन, तो प्रोफेसर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अपन विश्वविद्यालय की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको वी लिख सकते हैं। तो जब भी बड़े शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए हम इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये लाघव चिन्ह इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको, कान खोल के सुन लेना, ये पिछली एग्जामों में सब इंस्पेक्टर में आए हुए हैं। लाघव चिन्ह जो है 2-3 बार रिपीट हो चुका है, आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रख लेना, है ना। और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में आती रहती हैं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना। ये लाघव चिन्ह है जिसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है। फिर आता है आपका हंस पद चिन्ह। हंस पद चिन्ह क्या होता है, देखो हंस पद चिन्ह का साइन कुछ इस तरीके का होता है और इस तरीके का होता है। आइए समझ में। अब देखो हंस पद जो चिन्ह होता है वह लिखते समय कोई शब्द अगर छूट जाता है, लिखते समय अगर कोई चीज रह जाती है
तो हम इस तरीके के साइन का प्रयोग करके उसको ऊपर नीचे लिख देते हैं। आपने चिन्ह का प्रयोग कई बार किया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई नॉर्मल इंसान को ये पता ही नहीं होगा कि इसको हंस पद चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? हंस पद चिन्ह कहते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ, और ये क्रॉस का साइन मत समझ लेना, क्रॉस का साइन है ये, इस तरीके का साइन है और इस तरीके का साइन है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, आज मुझे विश्वविद्यालय जाना था। अब जाना लिखना भूल गया तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस तरीके का साइन लिखूंगा, बनाऊंगा और जाना लिख दूंगा। और अगर मुझे नीचे लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके का साइन बनाऊंगा, है ना। तो इसको क्या कहते हैं अपन, हंस पद चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो है एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूं, लेकिन जो एग्जाम में अधिकतर बार आपसे पूछेगा वो क्या पूछेगा, वो इनके नाम पूछेगा आपसे। वो दे देगा आपको 4 ऑप्शन की, भाई ये कौन सा चिन्ह है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं हंस पद चिन्ह। क्या कहते हैं हम इसको, हंस पद चिन्ह। आइए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह में क्या रहता है कि देखो किस तरीके का रहता है विवरण चिन्ह आपका। विवरण चिन्ह कुछ इस तरीके का रहता है। अब किसी भी बात का विवरण प्रस्तुत करने के लिए इस तरीके का साइन आपने, चिन्ह आपने कई बार एग्जाम जो है किताबों में, बुक्स में देखा होगा। ठीक है, कि अगर कोई विवरण प्रस्तुत करना हो तो उसके पहले ये चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक सटीक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको सेंटेंस अधिकतर बार पेपरों में देखने को मिला होगा कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, और उसके बाद ये वाला साइन देखने को मिलेगा। और फिर लिखा होगा कि किस किस की करनी है, जैसे संज्ञा की करनी है, सर्वनाम की करनी है, क्रिया की करनी है। ठीक है, तो अब किसी भी बात का विवरण प्रस्तुत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसके पहले। आई बात समझ में? तो इसको अपन क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं, है ना। आगे चलते हैं अपन। फिर आता है आपका विस्मय बोधक। विस्मय बोधक का चिन्ह होता है कुछ इस तरीके का, है ना। तो शोक प्रकट करने के लिए, घृणा, क्रोध, प्रेम, आश्चर्य, इन सभी अवयवों के पहले आपके जो है विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? अब विस्मय बोधक अवयव मैंने आप लोगों को संज्ञा पदभेद के अंतर्गत बताए थे, है ना। तो उन सभी जो है आपके विस्मय बोधक जो अवयव हैं उनके पहले क्या किया जाता है, आपका ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखो किस तरीके के एग्जाम में एग्जाम्पल आएंगे। और ये मैंने आपको, ये वाली जो चीजें मैंने आपको वाक्य विचार के अंतर्गत भी पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको सरल संयुक्त तो वाक्य बताए थे, जिसमें मैंने आपको विधानवाचक बात अर्थ के आधार पर 8 तरीके के वाक्य बताए थे, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो वो चीजें भी मैंने जब बताई थी, ये विस्मय बोधक जो चिन्ह है वो मैंने तब आपसे डिस्कस किया था। अब देखो शोक प्रकट करने के लिए जो है आपका, प्रेम के लिए, ठीक है, या क्रोध के लिए, आश्चर्यचकित कर देने के लिए, जैसे कि अगर अपन बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हाय यह मौत बहुत बुरी हुई। आई बात समझ में? अब देखो यहां पर ये क्या है, शोक प्रकट करने के लिए क्या किया जा रहा है, हाय जो है एक अवयव है, विस्मय बोधक अवयव, तो इसके बाद क्या किया जा रहा है, विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें, शाबाश तुम कितने अच्छे नंबरों से पास हुए।
तो अब यहाँ पर भी क्या है, शाबाश, मतलब कि हर्ष प्रकट करने के लिए इस अवयव का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद क्या किया जा रहा है भाई, विस्मयबोधक का सूचक का जो है चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये भी क्या है आपका विस्मयबोधक चिन्ह है, ठीक है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, शोक प्रकट करने के लिए, घृणा के लिए आदि अवयवों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं अपन। एक बचता है आपका कोष्टक, है ना। कोष्टक में क्या है देखो, कोष्टक का ये मतलब होता है आपका कि किसी भी चीज के किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द को जो है हाईलाइट करने के लिए, है ना, स्पेसिफिक उसका वर्णन करने के लिए क्या किया जाता है, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में ही होता है। देखो किस तरीके से होता है। कोष्टक में देखो किसी वाक्य के अंतर्गत उसको अलग से उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है ना। उसमें कोष्टक कुछ इस तरीके का होता है, एक कोष्टक कुछ इस तरीके का होता है और कोष्टक कुछ इस तरीके के होते हैं। तो ये तो सब मैथ्स में प्रयोग होते हैं आपके, लेकिन जो हिंदी में प्रयोग होता है कुछ इस तरीके का होता है ना। जैसे कि अगर अपन बात करें, उस दिन बहुत तेज बारिश हुई, तो यहां पर यह विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है लगातार। तो किसी भी वाक्य के अंतर्गत जो है अन्य से विवरण प्रस्तुत करने के लिए, है ना, प्रस्तुत करने के लिए क्या किया जाता है, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में। तो अब अपन ने क्या किया है कि बहुत सारे ये जो अपन ने चैप्टर के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण कई सारे चिन्हों को अपन ने कंप्लीट किया है और यही सारे आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इस संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर की भी सीरीज आ रही है और जो है लगातार मैथ्स के लेक्चर भी आपको रोजाना मिलेंगे आप, तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और टेलीग्राम चैनल से भी हमसे जुड़ सकते हैं आप, हमें संपूर्ण अकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।